हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आपकी डेली करंट अफेयर्स एंड पीआईबी की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हैं आरबीआई ने मॉनेटरी पेनल्टीज इम्पोज की है 3 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में। तो चलिए देखते हैं किस किस पर कितनी लगी है और क्यों। सबसे पहले सिटी यूनियन बैंक पे 10.10 लाख की लगी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखिए प्रोसेसिंग चार्जेस लगाए थे और लोन रिलेटेड फ़ीस जो लगाई थी वो रॉन्गफुली चार्ज थी ऑन स्पेसिफिक प्रायोरिटी सेक्टर एग्रीकल्चर लोन्स, जिस पे आरबीआई ने कहा हुआ है कि आपको वेव ऑफ करनी है और इसलिए उन्होंने लगाई थी 25,000 से नीचे के लोन पे, तो इसलिए उन पर लगाया गया है। सेकंड, उनका देखिए रिपोर्टिंग फेलियर भी था। उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का मेंबर लेवल डेटा जो है नहीं सबमिट किया था, तो टू क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज जैसे आपकी जो सिबिल रिपोर्ट निकलती है ना, उनको। नेक्स्ट है मिंटीफी फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड, इन पर 3.10 लाख का फाइन लगा है। क्यों लगा है? क्योंकि ये एक एनबीएफसी है और इन्होंने अपने केवाईसी डिजिटल रिकॉर्ड्स जो हैं वो सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड्स रजिस्ट्री में जो मैंडेटेड है एज पर आरबीआई के आपको अपलोड करने होते हैं वो नहीं किए हैं। देन नेवा इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड पे 2.70 लाख का लगाया है। इन पे क्यों लगाया? इन्होंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल्स को फॉलो नहीं किया है। सो इन्होंने न्यू डायरेक्टर्स अपॉइंट किए अपने बोर्ड में और उसको लिए कोई भी अप्रूवल आरबीआई से पहले नहीं लिया। तो इससे क्या होता है, देखो इन्होंने अब जो नए अपॉइंट किए हैं ना, सो इसमें क्या है आपका मेजर मैनेजमेंट चेंजेस जब भी होंगे ना बोर्ड में, जिसमें 30% ऑफ इट्स बोर्ड डायरेक्टर्स जिसमें चेंज होते हैं, तो उस मूव में आरबीआई का अप्रूवल लेना होता है और इन्होंने नहीं लिया था। चलिए नेक्स्ट है कर्नाटका ग्रामीण बैंक को नेशनल अवार्ड मिला है बाय पीएफआरडीए यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है किसमें, अटल पेंशन योजना में। तो उन्होंने बहुत सारे इसके अकाउंट्स खोले हैं, बल्कि जो उन्हें टारगेट दिया गया था उससे भी ज़्यादा खोले हैं। सो पीएफआरडीए ने देखिए कितना टारगेट दिया था इनको 1,75,500 अकाउंट्स का टारगेट दिया था और एज अगेंस्ट टारगेट उन्होंने 2,49,185 अकाउंट्स खोले हैं। मतलब समझ गए ना, टारगेट का 142% अचीव किया। अवार्ड तो मिलना ही था। चलिए अटल पेंशन योजना देख लेते हैं। तो एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स के लिए बेसिकली, और कोई भी अगर इनकम टैक्स पेयर है ना वो एलिजिबल नहीं है, वो इस स्कीम में अकाउंट नहीं खुलवा सकता। होता क्या है, 18 से 40 साल के लोगों के लिए है कि आपको पेंशन मिलेगी 60 साल का होने पे। तो वो पेंशन आप डिसाइड कर सकते हो, मुझे 1,000, 2,000, 3, 4, 5,000 कितना पर मंथ मुझे चाहिए, ठीक है। तो देखो अगर आप 40 में ज्वाइन करोगे तो 20 ईयर्स का मिनिमम आपका रहेगा या उससे ज़्यादा तो आपको कंट्रीब्यूशन देना ही होगा। और इसे पीएफआरडीए गवर्न करती है, वही नोडल रेगुलेटरी बॉडी है स्कीम के लिए। और इसमें क्या होता है, देखिए अगर डेथ हो जाती है किसी कारणवश जो होल्डर हैं, तो उनके जो स्पाउस होते हैं उनको सेम पेंशन मिलेगी लाइफ के लिए। और मानिए अगर स्पाउस की भी हो जाती है तो सारा जो भी कॉर्पस होगा वो नॉमिनी को मिल जाएगा। नेक्स्ट है स्काइडो रिसीव्स गिफ्ट सिटी पीएसपी लाइसेंस एंड आरबीआई नोड फॉर आउटवर्ड पेमेंट्स। दो अप्रूवल मिले हैं इन्हें। एक तो आईएफएससी की तरफ से गिफ्ट सिटी में एज पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर अब ये काम कर सकते हैं। एंड अब इसमें क्या होगा, इस लाइसेंस की वजह से ये पूरा एक प्लेटफॉर्म बना सकते हैं जो गिफ्ट सिटी में ये जितने भी, लेकिन सिर्फ गिफ्ट सिटी में जो आपके सारे अवेलेबल हैं उन्हीं को ही, आपके कंट्री लेवल नहीं होता। गिफ्ट सिटी को देखो एक अलग से कंट्री से अलग माना जाता है। सो इंटरनेशनल जोन की तरह है वो। और अब उसमें क्या है, वो मल्टी करेंसी कलेक्शंस इसके थ्रू कर सकते हैं जो भी इसके मानिए पार्टनर्स बनते हैं। सो जो भी हैं पार्टनर्स जो भी इनकी सर्विसेज लेते हैं, दे कैन एक्सेप्ट पेमेंट्स इन वेरियस ग्लोबल करेंसीज। ई मनी अकाउंट्स भी, तो डिजिटल वॉलेट्स सेटअप हो जाएंगे फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, ये सेटअप कर सकते हैं। देन इवन कि ये क्रेडिट एंड डेबिट ट्रांजैक्शंस भी कर सकते हैं बिजनेसेस के लिए जो अक्रॉस बॉर्डर ट्रेड करते हैं। तो समझ गए ना, पैसा इनफ्लो भी आ सकता है और आरबीआई से मिल गया है कि आप आउटवर्ड भी भेज सकते हो। तो दोनों तरफ से अब इन्हें फ़ायदा हो गया है। सो आरबीआई ने इन्हें ये भी नोट दे दिया है कि आप आउटवर्ड रेमिटेंसेज इंडिया से बाहर कर सकते हो फॉरेन करेंसी में। उसके लिए भी देखो आरबीआई से अप्रूवल लेना ज़रूरी होता है। ये ना आरबीआई अप्रूवल देता है अंडर योर पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर फ्रेमवर्क। आरबीआई का पूरा फ्रेमवर्क है जिसके अंतर्गत वो पूरा देखता है कि क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज़ कैसे होनी चाहिए, क्योंकि देखो क्रॉस बॉर्डर के थ्रू ही ना पैसा आपका मनी लॉन्डर होकर आने के चांसेस होते हैं, या फिर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए पैसा आता है। तो इन सबको कर्ब करने के लिए बेसिकली आरबीआई कहता है कि हमें आपको पूरा ये फ्रेमवर्क करना है, केवाईसी प्रॉपर होनी चाहिए, ड्यू डिलिजेंस प्रॉपर होनी चाहिए। नेक्स्ट है फिनटेक प्लेटफॉर्म जंप, जिसे फिनवेजिया ग्रुप पूरा अम्ब्रेला ग्रुप है, उसके अंतर्गत ये एक जंप है प्लेटफॉर्म है। तो इनको कॉर्पोरेट एजेंसी और इंश्योरेंस सेल्फ नेटवर्क प्लेटफॉर्म, इन दोनों के लाइसेंसेज मिल गए। किससे? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो रेगुलेटरी बॉडी है आपकी इंश्योरेंस सेक्टर की।
तो अब इसके अंतर्गत वो क्या है, वो आपके हेल्थ, लाइफ, कोई भी इंश्योरेंस है उनके आप प्रोडक्ट्स अपने प्लेटफॉर्म पे बेच सकते हैं। और एंड टू एंड इनका पूरा इकोसिस्टम अब रहेगा, ये बिल्ड करेंगे, जिसमें आपको पॉलिसी कौन सी लेनी है, पॉलिसी की डिस्कवरी से लेके उसका पूरा खरीदारी, उसकी मैनेजमेंट, सब कुछ आप इसी प्लेटफॉर्म पे कर सकते हो, जैसे आपका ऑलरेडी पॉलिसी बाजार और ये सब कुछ है। देन इसके साथ साथ इन्होंने इवन की अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क है ना जो, उसके साथ भी आरबीआई के इंटीग्रेट कर लिया है। अब इसमें क्या होगा कि इसमें आपका सारा जो बैंक का डेटा है ऑलरेडी अगर आप ऑथोराइज करोगे तो लिंक हो जाएगा। चलिए इसके साथ साथ ना देखो, जंप की ना ऑलरेडी कुछ पार्टनरशिप्स हैं जिसका उसे बेनिफिट अब इसमें भी होगा, जैसे कि येस बैंक के साथ वो पहले ही पार्टनर कर चुके हैं। वो एक तरह से उनकी बैंकिंग सर्विसेज को यूज़ करते हैं, क्योंकि ये तो एक फिनटेक प्लेटफॉर्म है ना, इनको एक बैंक के साथ तो करना ही पड़ता है अगर उनको पेमेंट रिसीव या वो करनी है, तो येस बैंक के साथ उनका ऑलरेडी है वाया और भारत बिल पेमेंट सिस्टम। इसके साथ साथ एनपीसीआई के द्वारा भी वो ऑथोराइज्ड है टू रन नेटिव यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यानी कि आपकी यूपीआई की ट्रांजैक्शन सर्विसेज भी हो सकती है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ऑलरेडी। नेक्स्ट है पीएम मानी गेट्स मेजर सिटीजन फ्रेंडली अपग्रेड टू मेक पब्लिक वाईफाई सिंपलर एंड मोर एक्सेसिबल। तो पीएम मानी जो आपकी सरकार की स्कीम है, जिसका फुल फॉर्म है आपका प्राइम मिनिस्टर्स वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, तो उनको काफ़ी अपग्रेड किया, काफ़ी चेंजेस किए हैं। क्या क्या लेकर आई है सरकार? सो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने जारी किया है कि सबसे पहले तो क्यूआर बेस्ड ऑथेंटिकेशन होगी फॉर लैपटॉप्स। देखो इसमें क्या होता है, वाईफाई हॉटस्पॉट्स बनाए गए हैं स्कीम के अंतर्गत। तो आपके क्या है, पहले क्या होता था, किसी भी लैपटॉप को अगर वो पब्लिक वाईफाई नेटवर्क से जुड़ना है ना, तो उनको एक सेपरेट पूरा लॉगिन के स्टेप्स करने पड़ते थे, बड़ा लंबा प्रोसेस होता था। अब क्या है, एक क्यूआर कोड को स्कैन करो और साथ के साथ ही आपका लॉगिन ऑथेंटिकेट हो जाएगा। तो इसको, लेकिन जो क्यूआर कोड है ना, पूरा साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को नज़र में रखते हुए बनाया गया, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है, बस प्रोसेस को ईजी किया है। देन आपके सैचे स्टाइल शॉर्ट ड्यूरेशन प्लान्स भी लॉन्च किए गए हैं। सो देखो पब्लिक वाईफाई यूसेज ऑब्वियसली इतने सारे लोग करेंगे, अलग अलग चीज़ों के लिए करेंगे। सो इसमें क्या होता है कि, लेकिन जब भी कोई यूज़ करता है ऑब्वियसली आप थोड़े टाइम के लिए लोगे, बाकी तो टाइम हम लोग घर में होते हैं, हमारे पास नेटवर्क्स होते हैं, लेकिन अगर मुझे पब्लिक वाईफाई चाहिए तो थोड़े ब्रीफ इंटरवल्स के लिए चाहिए होता है। अब उसके लिए क्या है, आपके हॉटस्पॉट ऑपरेटर्स को कहा गया है कि आप बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्लान्स लेकर आइए, और छोटे छोटे टाइम के लिए, 15 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट के लिए, कि जिससे लोगों को क्या हो, वो उतनी देर के लिए दें जितना उनको यूज़ करना है। और इसके साथ साथ आपका स्टैंडर्डाइज्ड हॉटस्पॉट नेम्स, यानी कि SSIDs। सो इसमें क्या है आपके, देखो अब जो पब्लिक वाईफाई है, मुझे कैसे पता चलेगा हाँ यही ऑथेंटिक है ना? और आपको कहीं भी बस स्टॉप, कहीं पे भी अगर यूज़ करना है पब्लिक वाईफाई नेटवर्क को, तो उसके लिए कहा गया है कि जो नेटवर्क के नेम्स है ना, उसको बिल्कुल स्टैंडर्डाइज्ड वे में, सो पीएम मानी की ब्रांडिंग के साथ आप लाइए। चलिए, और इसके बाद साथ साथ जितने भी इकोसिस्टम स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कि आपके जो हॉटस्पॉट ऑपरेटर्स हैं जो प्लान्स देंगे, उनको सबको कहा 8 वीक्स दी गए हैं कि जुलाई 2026 तक ये सब कुछ लागू हो जाना चाहिए। चलो अब यहाँ पीएम मानी समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है आपके लिए। स्कीम्स तो देखो सारी इंपॉर्टेंट ही होती है। देन इसमें क्या है, आपके ना इंडिया में हमें हर जगह वाईफाई लेके जाना है, घर में तो है, ये बाहर भी, मैं समझ रही हूँ, मैं बाहर खंबे के पास भी खड़ी हूँ ना, वहाँ पे भी मुझे वाईफाई नेटवर्क मिले। तो इसको लॉन्च दिसंबर 9, 2020 को किया गया था, और इसको देखता है आपका डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस एंड द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस। 4 पिलर्स हैं इसके ब्रॉड बेस्ड, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पब्लिक डेटा ऑफिस, तो क्या होता है कि कोई भी लोकल शॉपकीपर है ना, सबसे पहले तो उनको इसके एम्बिट में लाया गया कि उनके थ्रू आप दीजिए, उनको बनाइए आपका वाईफाई एक्सेस पॉइंट्स, उनके वहाँ पे वाईफाई लगाइए, और वो आपके एक तरह से लोकल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स बनेंगे। देन पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर, सो इसमें क्या है, ये आपका पूरा बैक एंड मैनेज करता है, ये वाला लेयर। तो वो लोग जो ये छोटे छोटे हमने देखे ना, आपके पब्लिक डेटा ऑफिसेज हो गए, लोकल रिटेलर्स जो भी हैं, उनका पूरा स्ट्रक्चर के ऑथेंटिकेशन उनकी करना, उनको पूरा हार्डवेयर सिस्टम देना, वो सब कुछ ये कोऑर्डिनेट करता है। इसके साथ साथ ऐप प्रोवाइडर, सो इसके लिए आपके मोबाइल एप्लीकेशंस कौन बिल्ड करेगा, सारा कुछ कंज्यूमर्स को रजिस्टर करना, वो सब कुछ देखने वाला, वो इस लेग में आता है। देन फाइनली आपकी एक सेंट्रल रजिस्ट्री है इसका कंपोनेंट, जिसमें आपका पूरा एक रजिस्ट्री बनाई गई है, जितने भी सर्टिफाइड PDOs हैं आपके, यानी कि पब्लिक डेटा ऑफिसेज, देन पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर्स, ऐप प्रोवाइडर्स, सबका एक प्रॉपरली लिस्ट गिवन है। और इसको मैनेज कौन करता है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स। और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके, देखिए आपके जो लोकल PDOs है ना, उनको अब विद टाइम इन्होंने कहा है कि कोई भी लाइसेंस फ़ी, कोई रजिस्ट्रेशन, कुछ नहीं देना है, ज़ीरो फीस उनकी रहेगी, ताकि ऑब्वियसली ज़्यादा से ज़्यादा रिटेलर्स इसमें आएँ। देन इसके साथ साथ आपके जो कमर्शियल ब्रॉडबैंड प्लान्स हैं, जो भी PDOs को बेचे जाते हैं, वो भी कैप किए गए हैं ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ स्टैंडर्ड कंज्यूमर प्लान टू मिनिमाइज इनपुट कॉस्ट।
चलिए नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट टू लॉन्च पीएम अजय पोर्टल एंड पीएम अजय मोबाइल ऐप फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। पीएम अजय स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये भी सोशल इश्यूज़ के लिए, खासकर आपके लिए। तो देखिए डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी ने लॉन्च किए हैं ये 2 डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। हम सबसे पहले इनके बारे में देख लेते हैं। तो पीएम अजय पोर्टल क्या है, तो ये पूरा ना आपका स्कीम के अंतर्गत जो भी प्लानिंग करनी है विलेज लेवल पर जो भी होगी, अब सब कुछ वो ऑनलाइन होगा। इवन कि आपके विलेज डेवलपमेंट प्लान्स भी ऑनलाइन अप्रूव होंगे। और बिल्कुल देखो रियल टाइम आपके नेशनल, स्टेट, डिजिटल सारे डैशबोर्ड्स मॉनिटर कर सकती है मिनिस्ट्री जो है। इसमें अलग अलग आपके 50 इंडिकेटर्स रहेंगे अक्रॉस 10 डेवलपमेंटल डोमेन्स। इसके साथ साथ जो फाइनेंसेस हैं वो भी आपके सेंट्रली सारे होंगे कि सही यूज़ हो रहे हैं, कितना यूज़ हुआ है, सब कुछ यहीं से हो जाएगा। चलिए हो क्या रहा है, देखो हर स्कीम का ना कहीं पोर्टल बन रहा है। तो पोर्टल का ना घूम फिर के सारे आप देखोगे ना, जितने भी कहीं पे भी कोई भी डिपार्टमेंट निकालता है, कुछ भी निकालता है, काम उनके सेम ही होते हैं। चलिए एक मोबाइल ऐप भी निकालिए, उसके क्या फीचर्स रहेंगे। सो इसमें क्या होगा कि कोई भी फील्ड टीम है जो सर्वे करने जाती है वो इसमें यूज़ कर सकती है। सो मैप डेवलपमेंटल गैप्स अगर उनको कोई भी दिखते हैं वो इसमें मैप कर सकती है ऐप में। देन डिजिटल बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन, तो कोई भी अगर आपके ऐसी कैटेगरी के बेनिफिशरीज हैं वो भी फील्ड एजेंसीज इसमें उनको रजिस्टर आराम से कर सकती है, पूरी उनकी ट्रैकिंग हो जाएगी। देन जियो टैग्ड वेरिफिकेशन, तो इसके साथ साथ जो भी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में स्कीम के अंतर्गत चेंजेस लाए जा रहे हैं उसका भी आप सबको जियो टैगिंग इसमें कर सकते हो, फोटोग्राफ्स डाल सकते हो। चलिए अब स्कीम के बारे में जानते हैं। 21-22 में आपकी ये लॉन्च की गई थी। 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब पैसा सारा सेंटर देती है, पर इसको लागू कौन करता है, इम्प्लीमेंट स्टेट गवर्नमेंट करती है। और बेसिकली आपके शेड्यूल कास्ट के अपलिफ्टमेंट के लिए ये है। तो आपकी ना पहले 3 स्कीम्स होती थी, उनको जोड़ के ये स्कीम आपकी बनी है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस टू शेड्यूल कास्ट सब प्लान और बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना, तीनों को मिला के अब एक स्कीम है आपकी पीएम अजय स्कीम। नॉडल मिनिस्ट्री है इसकी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, और 28 स्टेट्स और यूटीज़ में अभी ये लागू है, कुछ में नहीं है जहाँ पर आपके एससी पॉपुलेशन नहीं पाई जाती है। चलिए 3 कंपोनेंट्स जो इसके हैं अंतर्गत स्कीम के। सबसे पहले आदर्श ग्राम डेवलपमेंट मॉडल विलेजेस, तो वही जो आपके कंपोनेंट्स जो भी स्कीम्स जोड़ी गई उनके कंपोनेंट्स आगे बना दिए गए। इसमें क्या है, जो भी एससी मेजॉरिटी विलेजेस हैं उनको आदर्श ग्राम्स बनाया जाता है, वहाँ पे सब जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स हैं उनको फुलफिल किया जा रहा है। सो इसमें क्या है, 50% जो भी टोटल स्टेट एलोकेटेड फंड्स हैं अंडर द स्कीम आर रिजर्व स्ट्रिक्टली फॉर दीज गैप फिलिंग एक्टिविटीज़। और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं इसमें, आपको कोई भी रोड कंस्ट्रक्ट करनी है, स्ट्रीट लाइटिंग है, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, ये सब कुछ आता है। अच्छा एक बात याद रखना कि इसके अंतर्गत कोई भी प्रोविजन नहीं है फॉर एलोकेटिंग इंडिविजुअल हाउसिंग और पर्सनल एसेट्स अंडर दिस कंपोनेंट। इसमें सिर्फ कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, ये आप ज़रूरी पॉइंट है इसके अंतर्गत, तो ये याद रखना कंपोनेंट में। नेक्स्ट है ग्रांट्स इन एड फॉर सोशियो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स। सो देखो इसका काम क्या है कि आपके फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है लाइवलीहुड्स, ताकि जो भी ऐसी कैटेगरी से हैं वो अपने लिए जनरेट कर सकें, एम्प्लॉयबिलिटी हो उनकी, और उससे क्या होगा वो पॉवर्टी से बाहर आएंगे। और इसके बाद जो भी रिमेनिंग फंड्स हैं दे आर प्रोविजनली असाइंड टू स्टेट्स बेस्ड ऑन 50% वेटेज गिवन टू देयर टोटल एससी पॉपुलेशन एंड द रेशियो ऑफ देयर स्टेट शेड्यूल्ड कास्ट सब प्लान टू दी एनुअल प्लान। तो उनको वो फंड्स इस हिसाब से इसके दिए जाते हैं। इसमें पूरे लाइवलीहुड के जो भी जनरेटिंग प्रोग्राम्स आएंगे, उनकी स्किल डेवलपमेंट, ये सब कुछ आता है। लास्ट है कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर ऑफ हॉस्टल्स। तो इसमें क्या है, ऑब्वियसली देखो हॉस्टल्स अच्छे होंगे तो बच्चे इसमें एनरोल करेंगे, ड्रॉप आउट रेट्स कम होंगे, इसलिए ये आपका कंपोनेंट है। और इसमें नए हॉस्टल्स भी कंस्ट्रक्ट होते हैं इस कंपोनेंट के अंतर्गत, एंड रिपेयर एंड एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग पब्लिक एजुकेशन हॉस्टल्स फॉर एससी बॉयज़ एंड गर्ल्स। चलिए नेक्स्ट है राज्यसभा एमपी राघव चड्डा जी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द कमिटी ऑन पेटिशंस विद इफेक्ट फ्रॉम May 20, 2026। सो देखो ये क्या है, ये आपकी वन ऑफ द ओल्डेस्ट कमिटी है, मतलब ब्रिटिशर्स जब रूल करते थे, कॉलोनियल एरा रूल था तब से है। September 15, 1921 को ये फॉर्म हुई थी। और देखो ये क्या होता था कि पहले इसमें ना क्या होता था कि सिटीजन्स ना सिर्फ पिटिशंस दे सकते थे रिगार्डिंग बिल्स और मैटर्स एक्टिवली पेंडिंग बिफोर द हाउस। लेकिन उसके बाद राज्यसभा ने अपने रूल्स को रिवाइज किया और इसका स्कोप बढ़ाया गया। कोई भी अगर आपको लगता है कि जनरल पब्लिक इंटरेस्ट में कोई भी पिटिशन होनी ज़रूरी है तो वो आप इसमें कोई भी सिटीज़न दे सकता है। देन इसमें आपके राज्यसभा की कमेटी में 10 मेंबर्स होते हैं। देखो लोकसभा की अलग बनती है, उनमें 15 मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा की अपनी कमेटी में 10 मेंबर्स होते हैं। और जो मेंबर्स हैं उससे जो चेयरमैन होते हैं आपके राज्यसभा में वो नॉमिनेट करते हैं।
देन ये जो है आपकी स्टैंडिंग कमेटी है, हमेशा रहेगी, एनुअली हर फॉर्म होती है और इस साल की आपकी फॉर्म हुई है, जिसके चेयरमैन आपके MP राघव चड्ढा जी हैं। चलिए फंक्शंस क्या हैं, कोई भी पब्लिक ग्रीवियंस अगर इन्हें मिलता है उसके आपको एग्जामिन करते हैं, कोई भी फॉर्मल पिटिशन अगर इनमें आती है। देन ये इवन की एविडेंस भी कैदर कर सकते हैं, गवर्नमेंट फाइल्स भी कैदर कर सकते हैं अगर इन्हें लगता है कि ज़रूरी है। देन अगर इनको लगता है कि हाँ कमेटी अपनी पूरी रिपोर्ट भी देगी, अगर इन्हें लगता है वो पिटिशन काम की है और हाँ उस पर कुछ ना कुछ स्टेप लेना चाहिए, तो ये अपनी रिपोर्ट भी हाउस को सबमिट करते हैं। अच्छा, ये क्या क्या एग्जामिन नहीं कर सकते, कोई भी मैटर जो कोर्ट में पड़ा है किसी ट्राइब्यूनल के सामने, उसमें इनकी पावर नहीं है। इश्यूज़ जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड नहीं हैं, और वो मैटर्स जिसमें ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग लॉज या रूल्स अवेलेबल हैं। नेक्स्ट है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है, उन्होंने 10 मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च हब्स अनाउंस किए हैं 25 करोड़ की फंडिंग के साथ। तो वो पूरे ना सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे डिफरेंट आपके कॉलेजेस में। और उनका क्या एम है, देखो वो चाहते हैं कि आपका ना जो पढ़ाई थ्योरी और जो हम एक्चुअली में एप्लीकेशन है उसके बीच में जो भी आपका गैप है उसको हम फुलफिल कर सकें। चलिए फंडिंग जो है फाइनेंशियल बैकिंग 25 करोड़ की रहेगी, प्रोजेक्ट आपका 5 साल तक का है। 10 इंस्टीट्यूट्स कौन से हैं, IIT गांधीनगर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ बेंगलुरु, IIT मेड्रॉस, NIT अगरतला, इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट दिल्ली, IIT धारवाड़, IIM जम्मू, IIT कानपुर, चाणक्य यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, PSGR कृष्णा मैल कॉलेज फॉर विमेन कोयम्बतूर। काफ़ी डिफरेंट कॉलेजेस हैं आप देखोगे। इसमें क्या रहेगा, एडवांस टेक पे ये लोग करेंगे, ह्यूमैनिटीज़ एंड कल्चर के बेस कोई करेंगे टॉपिक्स पे, एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब बहुत अलग अलग इन्होंने फील्ड्स लिए हैं। देखो जो ANRF है ना, आपकी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो आपके साइंटिफिक रिसर्च के लिए बेसिकली बनाई गई है कंट्री में, और ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत काम करती है। नेक्स्ट है इंडिया पोस्ट रेवेन्यू सर्जेस टू 15,373 करोड़ रुपीज़ इन फाइनेंशियल ईयर 25-26। सो इंडिया पोस्ट ने देखो क्या रीजंस बताए हैं इसके लिए। APT 2.0 उन्होंने देखो लगाया था, जिसमें वो क्या है पूरा AI कर चुके हैं अपना ओवरऑल, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके वो अपना पूरा डेटा मैनेज करते हैं, डिलीवरीज देखते हैं, सब कुछ करते हैं, उससे बहुत स्पीड अप हो चुकी है उनकी प्रोसेस। देन इसके बाद देखो लॉजिस्टिक्स बहुत बढ़ चुका है, हम लोग ये ऑनलाइन सबके घरों में कितने पार्सल आते हैं, है ना। तो फिर इसकी ग्रोथ में आपका ऑब्वियसली उन्होंने कहा कि हम भी फ़ायदा उठाएंगे। सो करंटली आपका जो है लॉजिस्टिक्स मार्केट रिप्रेजेंट $10 बिलियन अपॉर्चुनिटी है, और ये बाय 2031 $20 बिलियन की हो सकती है। मतलब देखो यहाँ कितना स्कोप है। इसके साथ साथ इंडिया पोस्ट देखो डिजी पिन करके इनिशिएटिव भी है उनका, जो एक 10 डिजिट जियो कोडेड नेशनल एड्रेसिंग सिस्टम होगा। हर किसी के घर को ना एक डिजी पिन मिल जाएगा, उनके लिए और काम आसान हो जाएगा। इसके साथ वो ग्रामीण डाक सेवक्स को देखो उन्होंने इंसेंटिव्स भी देने शुरू किए ताकि वो और अच्छे से काम करें। नेक्स्ट है भारत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एसोसिएशन, इन्होंने एक न्यू नेशनल इनिशिएटिव लॉन्च किया है कॉल्ड भारत डिजिटल संवाद इन न्यू दिल्ली। तो इसमें पूरी ना जो इंडस्ट्री की बॉडी है वो पॉलिसी मेकर्स, गवर्नमेंट रेगुलेटर्स, इंडस्ट्री सब बात करेंगे जो भी डिजिटल वर्ल्ड के बारे में। ये एक जो है ना आपकी BDIA की नॉट फॉर प्रॉफिट इंडस्ट्री ने बॉडी बनाई हुई है AI, डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब पे बात करने के लिए। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस हैज़ अप्रूव्ड सेटिंग अप ऑफ 2 स्पेशलाइज्ड कॉमन टेक्निकल फैसिलिटीज़ इन गुजरात एंड तमिलनाडु। तो पहला जो गुजरात में बनेगा स्पेस मैन्युफैक्चरिंग पार्क, ये आपका खौरज अहमदाबाद के आसपास प्लानिंग हो रही है इसको बनाने की। इसमें क्या होगा, आपका बिल्डिंग एंड असेंबलिंग ऑफ कटिंग एज स्पेसक्राफ्ट एंड हाईली कॉम्प्लेक्स सैटेलाइट पेलॉड्स बनाए जाएंगे। तो ये पूरे ना प्राइवेट सेक्टर को बेसिकली एक पूरा हब देने के लिए बनाया जा रहा है। देन स्पेस व्हीकल्स क्लस्टर तमिलनाडु में, ये थूथुकुडी में प्लान हो रहा है। सो इसमें क्या है, ये इसरो के पास रहेगा, इसरो का अपकमिंग स्मॉल लॉन्च व्हीकल स्पेस पोर्ट बनाया जा रहा है उसके पास ही बनाया जाएगा, और ये स्पेशलाइज करेगा रॉकेट्स के साइड पे कि उनकी पूरी मैन्युफैक्चरिंग ये सब कुछ देखना। चलिए ये इन स्पेस के साथ मिलके बनाए जाएंगे, विच इज़ योर इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। नेक्स्ट है लद्दाख टू होस्ट इंडियाज़ फर्स्ट जियोथर्मल पावर प्लांट इन पुगा वैली। सो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है लद्दाख के, उन्होंने देखो MOU था उनका ना ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC के साथ, उसको 5 ईयर की और एक्सटेंशन दे दी है कि आप पहला इंडिया का जियोथर्मल पावर प्लांट बनाइए पुगा वैली में। देखो जियोथर्मल बेसिकली एनर्जी क्या होती है, हमारे ना जो धरती के अंदर भी ना आपके कहीं जगह हैं जहाँ पर ना आपके टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, आपने सुना भी होगा। तो उसको यूज़ करके, उन हाई टेम्परेचर्स को यूज़ करके आपकी एनर्जी बनाई जाती है। और देखो ऑब्वियसली क्या है, ये एक आपका सेफ़ एनर्जी है, इसमें आपका CO2 वगैरह नहीं होता है। तो ऑब्वियसली गोइंग फॉरवर्ड हम तो चाहते ही हैं ना हमारा रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स बढ़े।
तो इसके लिए आपका ये किया जा रहा है, पूगा वैली में बनाया जाएगा। और अभी इसके लिए ना एक पायलट प्लांट लॉन्च कर दिया गया है, 1 मेगावाट पायलट जियोथर्मल पावर प्लांट इन्होंने लॉन्च किया टेस्ट करने के लिए कि हाँ ये सक्सेसफुल होता है या नहीं। नेक्स्ट है राजस्थान हिस्टोरिक कुंभलगढ़ फोर्ट रिकॉग्नाइज्ड फॉर वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट वॉल बाय यूनेस्को। तो देखो कुंभलगढ़ फोर्ट जो है ना राजस्थान में लोकेटेड है, हो सकता है आप में से कुछ लोग गए भी हो, जाना ज़रूर अगर नहीं गए हो, बहुत अच्छी जगह है। सो ये क्या है, आपके राजपूत मिलिट्री आर्किटेक्चर का बहुत एक मास्टर पीस है, पूरी वॉल बड़ी सी, तो सोचो सेकेंड लार्जेस्ट वर्ल्ड की वॉल है आफ्टर योर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। चलिए 15th सेंचुरी में ये बना था, इसे बनाया किसने है, राणा कुंभा जी ने बनाया था। एंड ये जो है इसमें ना 36 किलोमीटर लॉन्ग, समझ गए, 36 किलोमीटर की एक पूरी डिफेंसिव वॉल बनी हुई है। और इसको बनाया किसने था, आपके एक एशियंट बहुत फेमस आर्किटेक्ट है मंदन जी, उन्होंने बनाया था। और पूरा देखो जो उनका फोर्ट था उसको सेफ्टी देने के लिए बनाया गया था। इसमें क्या है, आपके 360 एशियन टेम्पल्स भी इसकी बाउंड्रीज में प्रिजर्व हैं। इसके साथ साथ इसमें एक बहुत फेमस बादल महल है, और ये हाईएस्ट पॉइंट है फोर्ट का, वहाँ से बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं, बादल वगैरह सारे दिखते हैं। और देखिए यहीं पे इवन के आपके महाराणा प्रताप जी का भी जन्म इसी फोर्ट में हुआ था। नेक्स्ट है 11th रिव्यू कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज टू द ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स न्यूयॉर्क में आपकी ये हुई है। सो देखो ये 11th रिव्यू कॉन्फ्रेंस जो हुई है, इसमें आपके अभी कंक्लूजन हुई, पर जो भी मेंबर नेशंस हैं ना वो कोई भी एग्रीमेंट नहीं आपके साइन कर पाए हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट साइन नहीं हुआ। चलिए एनपीटी के बारे में जानते हैं। एनपीटी क्या है, एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, समझ गए, जो भी इनके लॉज हैं वो बाइंड होंगे सारे मेंबर्स पे। ये क्या है, ये नहीं चाहते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स और ये सब ना सारी जगह फैलें वर्ल्ड में, उनका रोकना चाहते हैं, उसके लिए बनी है। ये 1968 में पहली बार ओपन हुई थी सिग्नेचर के लिए, और फोर्स में आ गई थी 1970 में। 3 इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक तो स्प्रेड ना हो आपके न्यूक्लियर वेपन्स का, उसकी टेक्नोलॉजी किसी और कंट्री के पास ना जाए। इसका जो यूसेज हो न्यूक्लियर एनर्जी का पीसफुल पर्पसेस के लिए हो, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए हो रहा है आजकल। देन ये चाहते हैं कि जिन कंट्रीज के पास ऑलरेडी हैं न्यूक्लियर वेपन्स वो उसको ख़त्म करें। अब इसका कौन देखता है एजेंसी इसकी तरफ से कि हाँ ये सब कुछ हो रहा है या नहीं, तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को ये पावर मिली है कि आप चेक करिए, आप ऑन साइट जाके इंस्पेक्शन कीजिए। ये फुली बाइंडिंग है इंटरनेशनल लॉ। अभी इसके 191 मेंबर स्टेट्स हैं, जिसमें आपके 5 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स भी आते हैं, जो कि यूएसए, रशिया, चाइना, यूके और फ्रांस है। इंडिया इसका पार्ट नहीं है, इंडिया ने इसे ज्वाइन नहीं किया है, वो कहते हैं ये डिस्क्रिमिनेटरी है। इंडिया के साथ साथ 4 और न्यूक्लियर, क्योंकि देखो आपके टोटल 9 न्यूक्लियर स्टेट्स हैं और 4 हो गए, और जो इंडिया और 3 और हैं जिन्होंने इसको साइन नहीं किया है। सो इंडिया के साथ साथ इजराइल, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया ने इसको साइन नहीं किया है। नेक्स्ट है 79th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ऑफिशियली कंक्लूडेड इन जेनीवा, स्विट्जरलैंड, अंडर द सेंट्रल थीम रीशेपिंग ग्लोबल हेल्थ, अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमने इसके बारे में पहले भी किया था, अब ये देख लेते हैं कि इससे निकल के क्या आया है कंक्लूजन में। सो सबसे पहले एक न्यू 10-year प्लान टू फाइट सुपरबग्स आपके लॉन्च किया गया है 26 से 36 के लिए। सो ये आपके है ग्लोबल एक्शन प्लान ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। देखो लोगों के अंदर ना ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बहुत बढ़ती जा रही है, क्योंकि जब देखो आराम से अपनी पिल्स कोई भी उठा के खाता रहता है ना। अब इसकी वजह से ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। पहला वर्जन इसका 2015 में लॉन्च हुआ है, अब एक तरह से सेकंड वर्जन लॉन्च हुआ है। इसमें इनके टारगेट्स क्या हैं कि एक तो ह्यूमन डेथ्स जो बैक्टीरियल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से होती है उसको रिड्यूस करना है बाय 10%। उसके बाद एंटी माइक्रोबियल्स का जो यूज़ है उसको लोअर करना है इन फार्मिंग एंड एग्री फूड सिस्टम्स, एंड मिनिमाइज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कॉज बाय ड्रग रेजिस्टेंट माइक्रोब्स। अब इसको लीड कौन करेगा? सो इसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लीड करेगी, और इनके साथ साथ पार्टाइट पार्टनर्स, तो 4 ये पार्टनर्स मिलकर करेंगे WHO के साथ आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम एंड वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। चलिए इसके साथ साथ और क्या रेजोल्यूशन पास हुए हैं, तो फर्स्ट टाइम आपका रेजोल्यूशन पास हुआ ऑन रेडिएशन एंड हेल्थ, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए। अब इसमें क्या है आपका दोनों, इसमें एक्सरेज की पूरी टेक्नोलॉजी, मोबाइल सिग्नल, कोई भी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है हेल्थ केयर में वो सब इसमें कवर है। देन आपकी इकोनॉमिक्स ऑफ हेल्थ फॉर ऑल स्ट्रैटेजी भी पास हुई है 26 से 2030 के लिए। इसमें देखा गया है कि कैसे गवर्नमेंट कितना हेल्थ केयर में स्पेंडिंग करती है, वो सब इसमें कवर रहेगा। चलिए एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस थोड़ा समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है कि देखो जो बैक्टीरिया, वायरस हमें पता है कि हमारे डेली लाइफ में हर जगह हैं, लेकिन ना ये धीरे धीरे क्या होता है आपस में ना म्यूटेट करते हैं और स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं कि हमारी बॉडी ना फिर इनसे इन्फेक्ट हो जाती है, बीमार हो जाती है, ठीक है।
अभी अगर इसको हम चेक नहीं करते हैं तो इससे आपके 39 मिलियन डेथ्स हो जाएंगी बाय 2050 अगर हमने इसको आज नहीं रोका। और देखो अभी जैसे आपको पता है वो पिल पॉपिंग कल्चर चल रहा है, उस वजह से ये और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, रेजिस्टेंट होते जा रहे हैं दवाइयों के। देखो इंडिया में ना हमारा नेशनल एक्शन प्लान ऑन AMR पहले से है, और इवन कि हम रेड लाइन अवेयरनेस कैंपेन भी कंडक्ट करते हैं। एंड इसके साथ साथ आपका ग्लोबल लेवल पर भी ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड यू सर्विलेंस सिस्टम WHO ऑलरेडी चला रहा है। नेक्स्ट है बिट मेसरा एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो है उन्होंने MOU साइन किया है टू एक्सेलरेट कटिंग एज रिसर्च इन जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजीज, जियोस्पेशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रिमोट सेंसिंग। तो सारा आपका जियोस्पेशियल रिलेटेड ये सब कुछ रहेगा। और एग्रीमेंट साइन हुआ है आपका रांची झारखंड में डॉक्टर SP अग्रवाल जो डायरेक्टर है नेसेक के उनके बीच में, और प्रोफेसर इंद्रनील मन्ना जी जो बिट मेसरा के वाइस चांसलर है। 5 साल तक का ये MOU उन्होंने साइन किया है। इसमें क्या रहेगा, बेसिकली हायर एजुकेशन में ट्रेनिंग दी जाएगी बच्चों को जो भी बिट मेसरा में पढ़ेंगे, एंड ये आपके नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए ज़्यादा रहेगा, जो भी बच्चे वहाँ से हैं उनको ये प्रोवाइड की जाएगी ट्रेनिंग। चलिए जो आपका नेसैक है ये आपका याद रखना एक जॉइंट इनिशिएटिव है ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। नेक्स्ट है आयुष एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल एंड स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया ने MOU साइन किया है टू स्ट्रेंथन ग्लोबल प्रमोशन ऑफ आयुष प्रोडक्ट्स एंड मेडिसिनल स्पाइसेस। तो उन्होंने कहा हम एक पूरा ना ब्रांड लॉन्च करेंगे अपना स्पाइस एंड हील, तो बहुत अच्छा इनका इनिशिएटिव है। अब इसमें क्या है, इस ब्रांड के अंतर्गत ना ये इंडिया को लीडिंग हब बनाएंगे जिसमें पूरा हेल्थ, नेचुरल हीलिंग, उसके थ्रू पूरा आप सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाएंगे कि दवाइयों से हट के हम ट्रेडिशनल मेडिसिनल प्लांट्स की तरफ जाएं। अब इसमें क्या होगा, देखो अब अगर हमें एक्सपोर्ट करना है तो पूरा क्वालिटी को भी हम मेंटेन करेंगे। सो कॉडेक्स एंगेजमेंट भी की जाएगी टू अलाइन इंडियन प्रोडक्ट्स विद ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। और इसके साथ साथ देखो ट्रेसिबिलिटी भी दी जाएगी, तो अगर मानो कोई भी इंटरनेशनल मार्केट में परचेज करता है ना इनके इनिशिएटिव के अंतर्गत, वो पूरा ट्रेस कर सकता है कौन इसका बाय कहाँ से लिया है, क्या है, इसकी प्योरिटी कितनी है। इसके साथ साथ एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए ये इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स में भी इसको लॉन्च करेंगे। इसे साइन किया है डॉक्टर अनुराग शर्मा जो चेयरमैन हैं आपके आयुष एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के, और श्री MS मानीवनन जो IS हैं और सेक्रेटरी हैं स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया के। नेक्स्ट है इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस यानी कि ITBP और BSF ने, देखो उन दोनों ने अपनी अलग अलग फर्स्ट एवर ऑल वुमेन एक्सपेडिशन भेजी थी माउंट एवरेस्ट, और सक्सेसफुली उन्होंने वो समिट पूरा किया है। तो ITBP की एक्सपेडिशन पहले देख लेते हैं। सो ये पहली बार है कि उनकी फर्स्ट ऑल वुमेन इंटरनेशनल माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशन गई है माउंट एवरेस्ट में। 14 मेंबर्स गए थे जिसमें से 11 वुमेन क्लाइंबर्स थी और 3 टेक्निकल एंड सपोर्ट पर्सनल थे। रूट जो है उन्होंने साउथ कॉल रूट लिया था, नेपाल के थ्रू वो गया था। एंड देखो उनके लिए चैलेंज वहाँ ना, मतलब ऊपर ऑब्वियसली इतना ऊपर जाके ऑक्सीजन ही नहीं होता है, आइस वॉल सारों को कवर करके उन्होंने सक्सेसफुली वो समिट तक पहुँचे हैं। दूसरा BSF का एक्सपेडिशन जिसका नाम मिशन वंदे मातरम है, और ये आपके BSF के डायमंड जुबली सेलिब्रेशंस हुए थे, 60 ईयर्स उन्हें पूरे हुए थे, तो उस पर उन्होंने किया है एक्सपेडिशन। और इसमें 4 उनके गए थे विमेन कांस्टेबल्स जो कि हैं कुसर फातिमा जी, मुमुन घोष जी, राबेका सिंह जी और सेरिंग चौरल जी। नेक्स्ट है यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज़ इनॉग्रेटेड स्टेट ऑफ आर्ट प्राइवेट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स बिल्ड बाय नाइब ग्रुप इन शिरडी महाराष्ट्र। तो इसमें आपका उन्होंने फ्लैग ऑफ किया सबसे पहले सूर्यास्त्र, हमने कल भी पढ़ा था इसके बारे में, ये सिस्टम आपका रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है, इसको भी फ्लैग ऑफ किया इन्होंने इसी में। और न्यू 4 डिफेंस कॉरिडोर्स भी उन्होंने अप्रूव किए हैं ड्यूरिंग दिस इवेंट ओनली, जो कि पुणे, नासिक, अहमदनगर और नागपुर में बनाए जाएंगे। टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी जो इसमें लगी है मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स में वो 5000 करोड़ रुपीज़ की है, और एक्सपेक्टेड है कि इससे 4000 जॉब्स आपकी क्रिएट होंगी। नेक्स्ट है इंडियन आर्मी लॉन्चेस क्यूफोर्स ऐप एंड AI प्लेटफॉर्म कौटिल्य। तो क्यूफोर्स एप्लीकेशन उनके लिए क्या करेगी, एप्लीकेशन में ना पूरा इंडियन आर्मी का लॉजिस्टिक्स इन्वेंट्री एक ही जगह पे आपका इंटीग्रेट हो जाएगा। रियल टाइम कोई भी बटालियन है, कोई भी है ना कमांडर टीम्स इसको ट्रैक कर सकते हैं, हमारा एम्यूनेशन क्या है, हमारा एसेट्स कितने रह गए हैं, सब कुछ इसी में पता लग जाएगा। देन कौटिल्य AI प्लेटफॉर्म क्या है, इसमें पूरे डैशबोर्ड्स रहेंगे आपके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डैशबोर्ड जो आपको पूरा मिलिट्री डेटा को देंगे। एंड इसमें क्या है आपका टेक्स्ट एंड वॉइस बेस्ड इंटरफेसेस हैं, जिससे जो भी कमांडर्स हैं वो आपके बिल्कुल नेचुरल लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर सकते हैं इस AI से।
नेक्स्ट है मेजर अभिलाषा बारक जी ऑफ इंडियन आर्मी वॉज अनाउंस्ड एज द प्रेस्टिजियस रिसिप्टेंट ऑफ द 2025 यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड। तो देखो उन्होंने बहुत काम किया है आपके औरतों के लिए और एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए। वो ना अभी क्या है, उनको डिप्लॉय किया गया था यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान में, तो उन्होंने लेबनान में जेंडर सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग मॉड्यूल्स करवाए हैं। चलिए वो इंडिया की थर्ड रिसिपेंट बनी है इस अवार्ड की। और सबसे पहले देखिए 2022 में ना उन्होंने आर्मी एविएशन कॉर्प्स ज्वाइन किया था और उन्होंने नासिक में ट्रेनिंग अपनी हासिल की और उसके बाद फर्स्ट एवर वुमेन कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पायलट बनी थी इंडियन आर्मी की। चलिए नेक्स्ट है शिवराज सिंह चौहान जी ने एक बुक लिखी है अपनापन। तो ये बुक जो आपकी है उनके पूरे 35 साल का करियर जो है उसके बारे में है और कैसे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ उनका काम कैसे उन्होंने सब कुछ किया है वो सब है इसमें। ये उन्होंने न्यू दिल्ली में लॉन्च की है, उसे बुक को पब्लिश किया है प्रभात प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड ने। नेक्स्ट है स्प्रिंटर गुरिंदर वीर सिंह जी क्रिएटेड हिस्ट्री एट फेडरेशन कप 2026 इन रांची विद हिस्टोरिक 10.09 सेकेंड्स रन इन मेंस 100 मीटर फाइनल। तो उन्होंने इंडिया का देखो पिछला रिकॉर्ड ना इससे पहले 100 मीटर में अनिमेश खुजूर जी का था 10.15 सेकेंड्स का, उसको तोड़ दिया है, अब 10.09 सेकेंड्स का हो गया है उनका। और ये उन्होंने बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में हो रहा था रांची में इवेंट फेडरेशन कप, वहाँ पर तोड़ा है। नेक्स्ट है किमी एंटोनेली जो मर्सिडीज को रिप्रेजेंट करते हैं, विंस कैनेडियन ग्रैंड प्री 2026 जो मॉन्ट्रियल में आपका हुआ था। चलिए सेकंड प्लेस मिली है लुइस हैमिल्टन जी को और थर्ड मिली है मैक्स वर्स्टैपेन जी को। नेक्स्ट है रोहित राजपाल हैज़ बीन अपॉइंटेड टू लीड एंटायर इंडियन कॉन्टिजेंट एज द शेफ दे मिशन, यानी कि हेड हैं पूरी डेलीगेशन के फॉर ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026। और इनके साथ साथ डेप्यूट शेफ दे मिशन कौन रहेंगे, वो रावी बेंगानी जी रहेंगे। इसके साथ साथ जनरल टीम मैनेजर्स वंदना राव और राहुल स्वामी जी को बनाया गया है। चलिए रोहित राजपाल जी कौन है, ये फॉर्मर प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर रह चुके हैं इंडिया के और करेंटली ये इंडिया के डेविस कप टीम के कैप्टन हैं। चलिए अब डेज कर लेते हैं। वर्ल्ड स्किज़ोफ्रेनिया अवेयरनेस डे हर साल मई 24 को मनाया जाता है। इसमें आपका क्या है, देखो मई 24 ना 1792 को क्या हुआ था, आपके डॉक्टर फिलिप फिनेल थे, उन्होंने ना पहली बार एक पेरिस का हॉस्पिटल था, वहाँ पर जो भी साइकेट्रिक पेशेंट्स थे ना उनको चेन्स में बांधा जाता था, वो हटाई थी कि नहीं हमें इनको समझना ज़रूरी है। इस दिन को इस्टेब्लिश किया था नेशनल स्किज़ोफ्रेनिया फाउंडेशन ने, एक NPO है आपकी। और पर्पस क्या है कि पूरा आपका स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में अवेयरनेस लाना कि हाँ ठीक है मेंटल डिसऑर्डर है पर कैसे उसके साथ डील करना है, उसके साथ के सारे स्टिग्मास को हटाना है। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ डे इन इंडिया, ये भी मई 24 को मनाया जाता है। कॉमनवेल्थ से समझ रहे हो कुछ आपका कॉलोनियल उससे रिलेटेड है। चलिए पहली बार 1898 में ऑब्जर्व किया गया था, उसके बाद इसको ना UK में एम्पायर डे के रूप में 1904 में बनाया जाता था और ऑफिशियली इसको 1916 से आपका फिर कॉमनवेल्थ डे बना दिया गया। देखो अब इसको क्या होता है, ये ना इंडिया में तो मई 24 को मनाया जाता है, बाकी जो कंट्रीज़ हैं इसे सेकेंड मंडे ऑफ मार्च को बनाती हैं, ये डिफरेंस है याद रखना। एस्टैब्लिश सबसे पहले जो ओरिजिनली किया था ना 1898 में वो क्लेमेंटीना ट्रेन होम ने किया था ओंटारियो कनाडा में। अब ये क्या है, ये आपकी बर्थ एनिवर्सरी होती है क्वीन विक्टोरिया की इस दिन, इसलिए ये आपका मनाया जाता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड थायराइड डे, मई 25 को हर साल मनाया जाता है। इस साल की थीम है थायराइड एंड न्यूट्रिशन। तो देखो इसको एस्टैब्लिश किसने किया था, सितंबर 2007 में थायराइड फेडरेशन इंटरनेशनल ने किया था और ऑफिशियली 2008 में इसे फिर लॉन्च किया था यूरोपियन थायराइड एसोसिएशन ने। और मई 25 को ही क्यों चुना, क्योंकि इस दिन आपकी यूरोपियन थायराइड जो एसोसिएशन है उसकी एनिवर्सरी होती है, वो बना था। और इंडिया में देखो अभी 4.2 करोड़ को थायराइड से रिलेटेड कोई डिजीज़ हैं, तो बहुत बड़ा नंबर है। चलिए लास्ट है वर्ल्ड फुटबॉल डे, ये भी मई 25 को मनाया जाता है। क्यों ये दिन चुना गया, क्योंकि मई 25 आपकी 100th एनिवर्सरी हुई थी फर्स्ट इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट की इन हिस्ट्री दैट फीचर्ड रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ऑल ग्लोबल रीजन्स। तो आपका ये फाइनली 2024 में इसे फिर एस्टैब्लिश किया गया था इसकी 100th एनिवर्सरी में। फाउंडर कौन है इसका, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया था एंड देन इसको फीफा जो है वो पूरे इसकी एक्टिविटीज़ को आपके स्पीयर हेड करता है।